एपिसोड 3 की शुरुआत 2001 के एक फ्लैशबैक से होती है। युवा चॉय जोंग हो बताता है कि कैसे अचानक बेरोजगारी की लहर से पूरा देश हिल गया था। परिवार टूट गए, निराशा फैल गई और सड़कों पर क्राइम तेजी से बढ़ा। सेक्सुअल असॉल्ट के मामले कई गुना हो गए। एक बेहद भयानक क्राइम सीन पर आई शिन दिखाई देती है, चुपचाप सब देखती हुई। प्रेजेंट में हालात अब भी तनावपूर्ण है। तेस्यो की जिंदगी धागे पर टंगी है, लेकिन सूयोल किसी तरह उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद सूयोल सेफ हाउस में आई शिन से मिलने जाता है और उसके लिए उसकी फेवरेट कॉफी लाता है। उनकी बातचीत हल्के फुल्के अंदाज में शुरू होती है, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है जब वह गन शॉट के बारे में पूछती है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं जोंग हो की मुलाकात, जहां उसने बताया था कि आई शिन ने अपनी कन्फेशन के दौरान दूसरी डिमांड भी रखी थी, किसी भी हाल में सूयोल की रक्षा होनी चाहिए। सूयोल सावधानी से पूछता है, क्या उसे जोंग हो की याद आती है? आई शिन जवाब टाल देती है। जाते समय सूयोल को एक पुरानी मेमोरी याद आती है, दोनों समुद्र किनारे खेलते हुए, लेकिन याद गहरी उदासी से भरी है। इन्वेस्टिगेटिव यूनिट आगे बढ़ती है। वे जोड़ तोड़कर समझते हैं कि गुवान कॉपीकट मर्डर नहीं है। आई शिन जैसी किलिंग्स उसका काम नहीं। उसके घर में एक खतरनाक डिस्कवरी होती है, आई शिन का पहला मर्डर जो कभी सामने ही नहीं आया। ब्रेक के दौरान सूयोल उसकी पत्नी जुंग यॉन से मिलता है, लेकिन आई शिन की वह चेतावनी कि उसे सूयोल से दूरी बनानी चाहिए उसके दिमाग में गूंजती रहती है। उनका गर्मजोशी भरा पल अचानक टूट जाता है जब अरा मजाक करते हुए बीच में आ जाती है। सूयोल जल्दी से निकल जाता है। कैमरा एक आदमी पर टिकता है जो बाहर से घर की निगरानी कर रहा है और वायर टैप के जरिए सुन रहा है। रात को सूयोल जुंग हो के सामने अपनी थ्योरी रखता है कि आईशिंग का पहला मर्डर अब भी छुपा हुआ है। इसी बीच कॉपीकट एक और जान ले लेता है। उसकी तीसरी विक्टिम को बेरहमी से पीटा और डुबोया जाता है, ठीक आई शिन के तीसरे किल की नकल। सोचते सोचते जुंग हो एक खतरनाक बात पकड़ता है। आई शिन ने सचमुच गुवान को एक बार लिखा था, उसे स्टे स्ट्रॉन्ग कहते हुए। उसका मानना है कि वही मैसेज गुवान को अपने हाफ ब्रदर पर हमला करने के लिए उकसा गया। घबराया हुआ सूयोल आई शिन का सामना करता है। वह उससे पहले मर्डर के बारे में जवाब मांगता है और आरोप लगाता है कि उसने गुवान और उसे दोनों को अपने मनोरंजन के लिए मैनिपुलेट किया। वह गुस्से में कहता है कि उसने कभी उसे याद करने के लिए नहीं बुलाया और उसे भी आईशिंग की कमी नहीं खलती। उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वह चला जाता है। पीछे रह गई आईशिंग गुस्से से उबलती है। तीसरे क्राइम सीन पर मिरर्स फिर पुलिस का मजाक उड़ाते हैं, जैसे कॉपीकैट उन्हें चैलेंज कर रहा हो। बुरी तरह हताश सूयोल प्रेस के सामने फट पड़ता है। चिंतित होकर मिस्टर जोंग सूयोल को उसकी माँ से न मिलने की सलाह देता है, लेकिन किस्मत बीच में आ जाती है। जोंग योन कॉल उठाती है। वह हक्की बक्की रह जाती है क्योंकि उसे अब तक लगता था कि सूयोल भी उसकी तरह ऑर्फन है। जोंग तुरंत कॉल काट देता है और जोंग योन यह सच सूयोल को बताने से बच जाती है। बाहर से चीयरफुल बने रहते हुए वह उसके साथ न तो केस की डिटेल साझा करता है और न ही अपना दर्द। वह उससे विनती करती है कि वह सब अकेले न झेले, लेकिन वह कहता है कि वह सब कुछ सिर्फ उसे चिंता से बचाने के लिए छुपाता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। सभी विक्टिम्स के फोन्स गायब हैं। अचानक तीसरे विक्टिम के फोन से सिग्नल मिलता है जो उन्हें एक अबैंडन्ड हाउस तक ले जाता है। सोंग्यू चेतावनी देता है कि यह ट्रैप हो सकता है, लेकिन वे फिर भी अंदर घुस जाते हैं। इस बीच जुंग योन बेचैन होती जा रही है। वह सूयोल की माँ के बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। आरा उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि पास्ट को दफन ही रहने दो, लेकिन जुंग योन ठान लेती है कि वह सूयोल के होम टाउन जाएगी। अबैंडन्ड हाउस में सूयोल को एक पीला डेस्क मिलता है, वही जैसा उसके पिता ने उसके लिए बनाया था। यादें उमड़ पड़ती हैं। पिता के साथ खेलते दिन, हंसी की आवाज, जब तक कि गेंद उनके वेल में गिर नहीं गई। दूसरी तरफ हयुक एक पानी का बेसिन पाता है जिसमें गेंद तैर रही है। सूयोल के दिमाग में अलार्म बेल्स बज उठते हैं। वह बेतहाशा वेल ढूंढता है और जब पाता है तो डरावना सच सामने आता है। अंदर सिर्फ मिसिंग फोन ही नहीं, बल्कि एक लाश और एक ताना मारता संदेश मिलता है। विक्टिम की पहचान जोंग वॉन सिक के रूप में होती है, जो 3 महीने पहले गायब हुआ था। उसका काम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना था, जिससे उसे आईशिंग की फाइल्स तक पहुंच मिल गई थी। यूनिट समझती है कि किलर ने उसे कैंची से मार दिया, एक ऐसा हथियार जो आईशिन की मेथड्स में नहीं था। इसका मतलब है कि वह कॉपीकैट की विक्टिम था, न कि आईशिन की। लेकिन सूयोल के दिमाग से यह बात नहीं निकलती कि इसका संबंध आईशिन के पहले मर्डर से है। एक डरावना सवाल उठता है, क्या उसका पहला विक्टिम उसके पिता थे? वह वेल में गहराई तक उतरता है और वहाँ सिर्फ अपनी बचपन की गेंद ही नहीं, बल्कि एक स्केलेटन और एक वेडिंग रिंग भी पाता है। ये एहसास उसे तोड़ देता है। यह अबैंडन्ड हाउस
उसकी खुद की फैमिली होम है। दबी हुई याद सामने आती है। आइशिन खून में भीगी हुई वेल के पास पागलों की तरह हंस रही है और रिंग अंदर फेंक देती है। अंदर से हिला हुआ सू यॉल सेफ हाउस पहुंचता है और आइशिन पर आरोप जड़ देता है। आइशिन इसे नकारती नहीं, बल्कि वह इसे गर्व से मान लेती है और कहती है कि अपने अब्यूसिव शराबी पति को मारना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। वह कहती है उसने यह उसके लिए किया और उसने कभी कन्फेस नहीं किया क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं। एपिसोड हमें फ्लैशबैक में ले जाता है। शराब में धुत आदमी आइशिंग को धमकाता है और छोटे सुयोल को पीटता है जब वह माँ की रक्षा करता है। गिरी हुई और अपने बच्चे को बचाने के लिए मजबूर आइशिंग कैंची उठाती है और पति को मार देती है। कांपते हुए वह उसकी लाश को कुएं तक घसीटती है और उसमें धकेल देती है। जब बारिश शुरू होती है वह अजीब सी राहत में हंसती है। वह अब आजाद है। बाहर की दुनिया को उसने बताया कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया। प्रेजेंट में लौटकर आइशिन मुस्कुराती है, लगभग गर्व से। वह कहती है कि उसका पहला किल उसके भीतर एक भूख खोल गया, एक ब्लड लस्ट जिसे वह कभी नहीं रोक पाई। स्यू यॉल टूट जाता है, उसका गला गुस्से से भर जाता है। वह कहता है कि उसने कभी जस्टिस के लिए नहीं मारा, उसने इसलिए मारा क्योंकि उसे मजा आता था। वह गुस्से में उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन डर की जगह आइशिंग की आंखों में चमक है। वह उसे उकसाती है कि वह अंधेरे को अपनाए, उसे मारे, साबित करे कि वे एक जैसे हैं। सू यॉल दर्द से चीख उठता है और एपिसोड यहीं खत्म होता है।